सो हेलो डियर, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होगे एंड ऑलमोस्ट इन्जॉय भी कर रहे होगे। इन्जॉय नहीं करना है, हालांकि हमें पढ़ते रहना है। क्यों? क्योंकि हमें ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि इस लॉकडाउन में ऑलमोस्ट हम अपने आप के पास मोस्ट ऑफ द जो सेशन है उसकी बहुत स्ट्रांगली तैयारी कर सकते हैं। इतना टाइम है आपके पास, रिवाइज कर सकते हैं। सो आज है ऑलमोस्ट एसिड बेस्ड सॉल्ट का लास्ट लेक्चर, और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके पास। मोस्टली ये समझ लीजिए कि 50% जो आपके पास है एसिड बेस्ड सॉल्ट पूरे चैप्टर का इसी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि मोस्टली जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके पास इसी टॉपिक से पूछा जाता है। आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उसके कंपाउंड्स। उन कंपाउंड्स में से कौन कौन से रहेंगे एक बार देख लीजिएगा। पहला रहेगा हमारे पास सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉमन सॉल्ट। अब उसी के आगे हमारे पास आएगा कास्टिक सोडा, दैट इज NaOH। फिर आएगा आपके पास बेकिंग सोडा, NaHCO3। फोर्थ वन आएगा हमारे पास वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O। फिफ्थ नंबर आपके पास आएगा ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। और लास्ट हमारे पास आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्लियर, CaSO4.12H2O। इतने हमें पढ़ने हैं। उसके बाद हमारे पास एक टर्म आएगी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और उसके बाद सबसे लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से आपके पास सारे लॉन्ग क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं इस चैप्टर से, वहां पर ये बताया जाएगा आपको कि कौन सा सॉल्ट और उसका कलर क्या होता है। लॉजिक समझ में आ रहा है? जैसे आपका CuSO4 है तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, लेकिन 5 टाइम्स वाटर मिला दिया उसमें व्हाइट होता है। लेकिन यदि आपने 5 टाइम्स उसमें क्या मिला दिया, वाटर, तो आपका वो कलर कैसा हो गया, ब्लू। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो पूरा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ऐसा ना हो हमारे पास कि सारे लेक्चर्स हमने देखे, जैसे लेक्चर में हम थोड़ा सा भी ऑलमोस्ट रिलैक्स कर जाएं और लास्ट में आकर के हमारे हाथ में कुछ भी ना लगे। सो स्टार्ट करते हैं आपके पास टॉपिक, दैट इज सॉल्ट। तो अब इस सॉल्ट में हमारे पास यहाँ पर देख लेते हैं आपके पास ऑलमोस्ट कंपाउंड्स ऑफ सॉल्ट, क्लियर। क्या हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो आपके पास सॉल्ट है उसके अलग अलग कंपाउंड्स। तो पहला हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, यदि आपसे बोला जाए कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली आप बता दोगे भाई इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास NaCl। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। अब यदि आपसे बोला जाए कि हमारे पास जो ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड, तो हम इसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। इसका हमारे पास एक और नाम बोला जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या, टेबल सॉल्ट। क्लियर, बात समझ में आ रही? अब आगे आ जाते हैं हमारे पास इसकी प्रिपरेशन मेथड पे, कि यदि हमारे पास यदि बोला जाए कि कहाँ से मिलता है, तो हम इसके यदि आपके पास सोर्सेज पे आ जाएं, तो सबसे बड़ा सोर्स हमारे पास इसका क्या है, सी वाटर। क्लियर, सी वाटर से हमारे पास ये कितना मिलता है, 2.9 से 3.5% तक, इतना हमारे पास। क्लियर। अब कोई कह रहा है पीछे से सर हमको डाउट है, क्या डाउट है बोलो सर? डाउट ये सर टेबल सॉल्ट क्यों कहते हैं। खैर ये बड़ा बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा आपने, इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा कुछ कहने के लिए नहीं। आंसर बताइए, कॉमन सेंस कुछ। यस, बोले सर इसलिए कहते हैं सर क्योंकि टेबल पे रखा रहता है। हमारी मम्मी सर टेबल पे रखती है, डाइनिंग टेबल पे रख देती है, कॉमन सॉल्ट हमेशा रखा रहता है सर, तो हम इसलिए कह दे सकते हैं उसको टेबल सॉल्ट। मजाक चल रहा है यहाँ पर, सीरियस टॉपिक है हमारे पास। टेबल सॉल्ट क्यों कहते हैं? खैर सही बताया आपने इसीलिए इसको टेबल सॉल्ट कहते हैं हमारे पास, क्योंकि सॉल्ट के साथ ह्यूमन का बहुत बड़ा कनेक्शन है, ऑलमोस्ट बहुत सालों से कनेक्शन है ये, है ना, कि मोस्ट ऑफ द चीज़ों में जो आपका सॉल्ट है वो यूज किया ही जाता है। और जब कभी भी आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते होंगे तो वहाँ पर हमारे पास सॉल्ट का एक ऑलमोस्ट बॉक्स टाइप का पहले से रखा रहता है ना। तो डैट मीन्स आपके पास वो किस पे रखा रहता है, टेबल पे, और डैट इज जिन कहते हैं टेबल सॉल्ट। कितना मजाकी है ना। अब आप बोलो सर ऐसे टेबल शुगर भी होती होगी, होती है, फैक्ट है। भाषण में आ रही, क्यों कहते हैं टेबल शुगर, समझ में आ गया ना, क्यों? क्योंकि टेबल पे रखी होती है हमारे पास। सो डैट इज द रीजन, यहाँ से हम कह सकते हैं आपके पास कि टेबल सॉल्ट होता है। और एक और इसमें यदि खास बात बोली जाए तो ये जो हमारे पास होता है ये कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है और क्रिस्टलाइन होता है। क्लियर। अब यदि बात करिए क्रिस्टलाइन की, तो क्रिस्टलाइन का मतलब होता है हमारे पास जिसका स्ट्रक्चर कैसा हो, फिक्स हो, ज्योमेट्री उसकी फिक्स हो हमारे पास, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन। बात समझ में आ रही? अब आप समझो कि इसको आप पढ़ोगे क्लास 12th में, एक Na+ 6 Cl- के थ्रू अटैच रहता है आपके पास, ऐसे ही एक Cl 6 Na+ के थ्रू अटैच रहता है। कितना सब इमेजिंग है ना आपके पास ऑलमोस्ट। तो वही सारी चीज़ें हैं कि बेसिक यदि स्ट्रांग होगा ना तो आगे पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है, और यदि आपको बेसिक नहीं पता है तो आपके अंदर डाउट्स नहीं होंगे, और जब डाउट्स नहीं होंगे तो फिर क्वेरी किस बात की। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो डैट इज रीजन। तो हमने क्या पढ़ा आपके पास, सोडियम क्लोराइड, NaCl फॉर्मूला हो गया, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन का मतलब फिक्स ज्योमेट्री, यहाँ पर आप लिख सकते हो फिक्स्ड
ज्योमेट्री, क्लियर। फिर उसके बाद टेबल सॉल्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि मोस्टली आपका ये टेबल्स में भी रखा जाता है। सी वाटर से उसका सोर्स कितना मिलता है, ऑलमोस्ट 2.9 से 3.5%, इतना हमारे पास ऑलमोस्ट सी वाटर से मिलता है। अच्छा, इसमें एक अच्छी सी टर्म आती है जिसको बोलते हैं सैलो टैंक, है ना। सैलो टैंक होता क्या है कि इससे कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, हम आपको ये प्रोसेस समझा दें। तो जैसे सी होता है, सी मतलब समझ रहे हो ना, समुद्र है ना, जल का भंडार। तो क्या होता है हमारे पास जो सी होता है उसके जो शोर होते हैं, किनारे, उन किनारे में हमारे पास सैलो टैंक्स बना दिए जाते हैं। अब सैलो टैंक्स क्या होते हैं, सरफेस होती है, उस सरफेस से हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा जो सॉइल होती है उसको डग आउट कर देते हैं, मतलब एक तरीके से कह दीजिए हिंदी में बोले तो गड्ढे बना देते हैं। अब जब क्या आता है, लहरें आती हैं, तो लहरों से जो पानी होता है वो जा करके उसमें फिल हो जाता है। अब वो पानी तो उसमें फिल रहेगा, तो कंटिन्यूसली जब उस पर सनलाइट पड़ती रहती है तो वो जो उसका वाटर होता है वो तो इवेपोरेट हो जाता है, क्लियर। इवेपोरेशन तो पता है ना, वाटर उसका इवेपोरेट हो जाएगा और जो सॉलिड पोर्शन है वो नीचे बच जाएगा। तो अब आप सोचो कि केवल हमारे पास उसमें कॉमन सॉल्ट ही बचता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, और भी सॉल्ट होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है वो किसकी होती है, कॉमन सॉल्ट की, क्लियर है। यदि आपके पास 100 ग्राम है तो हम कह सकते हैं वाटर में 2.9 से 3.5 ग्राम तक आपको NaCl मिल जाएगा वहाँ से, क्लियर। तो जो आपका सॉल्ट मिला वहाँ पर सॉलिड फॉर्म में, उसको हम आगे प्यूरीफाई करते हैं, प्यूरीफाई करने के बाद कॉमन सॉल्ट आपका सेपरेट कर लेते हैं। तो जो टैंक बनाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सैलो टैंक। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है। सेकंड नंबर यदि हमारे पास सोर्स पे आ जाए तो यहाँ से आपके पास देख लीजिएगा, फ्रॉम रॉक्स, क्लियर। अच्छा, अब यदि ये बोला जाए हमारे पास कि जो ये सी वाटर से जो सॉल्ट मिलता है उसका कलर क्या होता है, तो ये सॉइल कलर होता है, याद रखिएगा। तो ये हर जगह अपना अलग अलग कलर होता है, किसी एक पर्टिकुलर कलर को नहीं बोल सकते हमारे पास कि हाँ इस कलर का सॉल्ट मिलेगा। जो सॉइल का कलर होगा ऑलमोस्ट इम्प्योरिटी भी उसी टाइप की होगी, तो उसी कलर का सॉल्ट मिलेगा। लेकिन बाद में जब उसको आप क्या करोगे, प्यूरीफाई करने के बाद कैसा मिलेगा, व्हाइट कलर ही मिलेगा। अब ये नहीं कि आपके पास सॉइल पे डिपेंड हो जाए कि हाँ भाई फ्रांस की जो सॉइल है वो पिंक कलर की है तो पिंक कलर का सॉल्ट मिल जाए, सही में पिंक कलर की है। खैर, बात समझ में आ रही है। तो आगे देखो जरा, हमारे पास फ्रॉम रॉक्स में एक बहुत अच्छी टर्म आती है क्या, बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट। बोलो सर यहाँ बिस्तर कहाँ लिया है, हम कहाँ बिस्तर लिया है, बेड्स का मतलब समझ रहे हो, बेड्स का मतलब बिछा हुआ है रॉक सॉल्ट पूरा एकदम परमार पड़ी है। अब ये इतना ज़्यादा सॉल्ट कहाँ से आ गया, तो इसका सोर्स हमारे पास होता है क्या, ड्राइड सी ड्यू टू इवेपोरेशन 1000 ईयर्स एगो, हजारों सालों पहले जो आपके पास समुद्र रहे होंगे कुछ, वो क्या हो गए होंगे, ड्राई हो गए होंगे। और जब ड्राई हो गए होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, किस तरह से ड्राई हो गए, इवेपोरेशन की वजह से। इवेपोरेशन की वजह से सारा का सारा वाटर आपका किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में। तो जो नीचे बचा उसमें वो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बचा। तो इसलिए बोला जाता है क्या, रॉक सॉल्ट का मतलब ये किस कलर का होता है, ये फिक्स है हमारे पास, ये आपके पास ब्राउन कलर का होता है। हर एक छोटी छोटी टर्म आपको पता होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, क्योंकि हमको टॉप करना है ना केमिस्ट्री में। अभी हमको नहीं करना, तुमको करना है, तो हमको टॉप करवा रहे हो। खैर, बात समझ में आ रही है बस, क्लियर है। तो यहाँ से ये टर्म आपकी इंपॉर्टेंट है, बेड्स। ये आपसे काफ़ी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट। तो बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट का मतलब ये है कि जो आपके पास सीज होते हैं, जब आपके पास वो एप्रेशन के थ्रू ड्राई हो गए होंगे एंशिएंट ईयर्स में, मतलब प्राचीन समय में, तो वो हमारे पास होता है बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट, क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास ये दो सोर्स हो गए। यदि हम आपके पास इसकी लेबोरेटरी में प्रिपरेशन मेथड पे जाएं कि भाई हमको इसको फोर्सफुली बनाना हो, है ना, कि भाई हमको अब यहाँ से तो मिल गया नेचुरली, कि भाई यहाँ से आपके पास दोनों ये कैसे थे, नेचर के थ्रू थे, तो हम कह सकते हैं सोर्स। लेकिन हमको यदि बनाना हो, हमारा मन है भाई हम बना खाएंगे, ताज़ा खाएंगे, तो देख लो जरा, ताज़ा एसिड बेस की रिएक्शन करा दो। पढ़ा हमने आपके पास NaOH की जब रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, HCl के साथ, तो यहाँ से आपके पास जो वाटर पोर्शन है वो आपके पास अलग हो जाता है और बाकी आपका अलग हो जाता है, तो NaCl + H2। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, कॉमन सॉल्ट। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है इसकी, ये इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड है, जिसके थ्रू हम आपके पास इसको लैब में क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, क्लियर। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया हमारे पास, बहुत सिंपल सा था हमारे पास, कुछ हार्ड नहीं था। ओके, अब आगे आ जाते हैं ज़रा। खैर, अब देख लीजिए ज़रा, हमारे पास कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं ज़रा। NaCl की कुछ प्रॉपर्टीज़ बोर्ड में आ रही होंगी, आप देख लीजिए ज़रा 1 by 1। तो फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी हमारे पास लिखी हुई है, यस इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी बता के गए हम आपको
कि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन क्यों? क्योंकि इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? फिक्स होती है। तो पहला हमारे पास क्लियर हो गया। सेकंड नंबर आप देख पा रहे होंगे, सेकंड नंबर हमारे पास लिखा हुआ है इट इज हाईली सोलबल इन वाटर। फैक्ट है। अब सॉल्ट है हमारे पास, तो सॉल्ट तो हमने पढ़ा ही हुआ है कि जैसे वाटर में आपने कंबाइन कराया वैसे उसके केटायन अलग हो गए, एनायन अलग हो गए, तो मतलब इसलिए हम कह सकते हैं हाईली सोलुबल है। ये डिपेंड किस पे करता है? टेंडेंसी पे कि कितना जल्दी आपका वो डिसोसिएट होगा। थर्ड नंबर हमारे पास लिखा हुआ है इट इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब क्यों हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है? फैक्ट है हमारे पास, क्योंकि आयनिक सॉलिड्स होता है, हमने पढ़ाया था आयंस के बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग कूलाम्बिक फोर्स, और दैट इज द रीजन कि इस पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से इसको मेल्ट करना है या बॉईल करना है तो इसका बॉन्ड ब्रेक कराना पड़ेगा, और बॉन्ड ब्रेक कराने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कराना पड़ेगा, और ज़्यादा टेम्परेचर का मतलब ये हो गया कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर लिखा हुआ है इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। क्लियर? बात समझ में आ रही है? क्या लिखा हुआ? हाइग्रोस्कोपिक। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास। अभी जो हाइग्रोस्कोपिक लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एयर। इसको एक और वर्ड बोलते हैं हम, और डीलिक्विसेंट। क्या? डीलिक्विसेंट। इसका मतलब हो गया आपके पास एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एयर। क्लियर? बात समझ में आ रही है? क्या करता है हमारे पास? ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। दैट मीन्स आपके पास जैसे सॉल्ट है, आप सॉल्ट कहीं यदि आप ओपन रख दो तो कुछ टाइम पीरियड आप देखोगे तो सॉल्ट के ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाएगा, यदि आपने कभी ऑब्जर्व किया हो। तो ये मॉइस्चर क्यों आ जाता है? क्यों? क्योंकि उसकी टेंडेंसी होती है कि जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक या फिर डीलिक्विसेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पास, काफी पूछा गया। अच्छा ये तो ठीक है। अब ओलंपियाड में पता है इस बार क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि जो मॉइस्चर होता है, क्लियर, एब्जॉर्ब करता है, ये किसकी वजह से करता है? आपका NaCl जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है किस वजह से करता है? वो इसलिए करता है ड्यू टू इम्प्यूरिटीज CaCl2 MgCl2 प्रेजेंट इन इट। बात समझ में आ रही है कि जो इम्प्यूरिटीज उसमें प्रेजेंट होती है हमारे पास, इनकी वजह से आपका वो ऑलमोस्ट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास एक ऑप्शन उसमें दिया गया था, तो ये हमें टिक करना था। अब ओलंपियाड क्या होता है? ये आपका 10th में होता है इंटरनेशनल लेवल पे। क्लियर? स्कॉलरशिप मिलती है बहुत हाई फाई। खैर आगे देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं। तो अब हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट यूजेज ऑफ कॉमन सॉल्ट में। क्लियर? यहाँ से देखिएगा यूजेज हमारे पास। पहला यूज है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड आइटम्स। ऑब्वियस सी बात है, पता है हमको कि खाने में इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। कुछ लोग तो चाय में भी डाल लेते हैं, खैर उनका हम नहीं जानते, हमने तो नहीं डाली आज तक। आगे लिखा हुआ इट इज यूज्ड इन प्रिजर्वेटिव इन फूड आइटम्स लाइक पिकल्स। ऑब्वियस सी बात है, जो पिकल्स होता है, अचार होता है, उसको क्या करने के लिए? प्रिवेंट करने के लिए, खराब ना हो भाई, उसमें हम सॉल्ट यूज कर लेते हैं। और तीसरा हमारे पास मैन्युफैक्चर ऑफ ऑलमोस्ट सोप टू सॉलिडिफाई इट। क्लियर? कि उसको सॉलिड बनाने के लिए। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या करने के लिए आपके पास? किसी मटेरियल को फ्रीज करने के लिए। अब आइसक्रीम होती है हमारे पास, बहुत ध्यान से समझिएगा, आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम मेल्ट ना हो इसलिए उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिला दिया जाता है। वो क्या करता है? उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर देता है, और जब फ्रीजिंग पॉइंट उसका डिक्रीज कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है वो जल्दी आपके पास मेल्ट नहीं होगी। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? तो ये इसकी टेंडेंसी होती है। तो यहाँ तक हमने आपके पास पढ़ लिया कॉमन सॉल्ट। अब आते हैं इसके बाद वाले कंपाउंड्स में। नेक्स्ट आते हैं आपके पास सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर आपके पास कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, यदि हम आपके पास इसके फॉर्मूले पे जाएं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? NaOH। क्लियर? कि मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला हो गया आपके पास कास्टिक सोडा का, वो हमारे पास क्या हो गया? NaOH। अब यदि आपके पास बोला जाए कि NaOH क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है ना, कि भाई हमारे पास ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कंसीडर किया जाता है हमारे पास। यदि आपसे बोला जाए कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो यहाँ देख लीजिएगा हमारे पास प्रिपरेशन मेथड। अच्छा, ये जो हम प्रिपरेशन पढ़ा करते हैं ना, ये सारा क्या होता है? लैब के प्रिपरेशन मेथड होता है ना, कि जैसे हमें लैब में यदि इसको बनाना हो तो हम आपके पास नॉर्मली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब होता क्या है, इसको हम प्रिपेयर करने के लिए ऑलमोस्ट कुछ ऐसा कि जो NaCl है, NaCl जो H2O है, हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। अच्छा, अब इसको क्या बोलते हैं आपके पास? इसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्लियर? बात समझ में आ रही? ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब हो गया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ
NaCl, सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन, उसी को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जब हम रिएक्शन प्रोसीड आउट कराएंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास कुछ ऐसा, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। बात समझ में आ रही है हमारे पास कि जब हमने ये रिएक्शन प्रोसीड आउट कराई तो प्रोसीड आउट कराने में आपके पास सोडियम क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है इसके साथ, फॉर्म कर रहा है NaOH ही हमको चाहिए था, ये है आपका कास्टिक सोडा Cl2 और H2। मोस्ट इंटरेस्टिंगली जो Cl2 होती है, हमने पढ़ा क्लोरीन पे चार्ज कैसा होता है माइनस, तो ऑब्वियस सी बात है किस पे मिलेगा, प्लस पे। तो ये हमको किस पे मिलता है, ये मिलता है हमको एनोड पे, क्लियर। और ये जो हाइड्रोजन होता है हमारे पास, ये कहाँ मिलता है हमको, कैथोड पे। बात समझ में आ रही है, क्लियर। कोई प्रॉब्लम हमारे पास कि मतलब यहाँ से ओवरऑल हमको ये समझ में आ गया कि जब हम इसकी रिएक्शन प्रोसीड आउट कराएंगे तो रिएक्शन प्रोसीड आउट कराने के बाद जो हमको यहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा आपके पास, NaOH और Cl2, क्लियर। एज वेल एज हमको क्या मिल रहा है वहाँ से, हाइड्रोजन गैस। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं आपके पास कि ओवरऑल ये जो कंबाइन होकर के हाइड्रोजन गैस मिल रही है, ये कहाँ पर मिलेगी हमारे पास, ये मिल जाएगी हमको ऑलमोस्ट कैथोड पे, और जो क्लोरीन गैस है वो हमारे पास कहाँ पर मिल जाएगी हमको, एनोड पे, क्लियर। अब इसको हम यदि बोलेंगे चोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, अब ये चोर भी बोलते हैं कुछ लोग हमारे पास इसको क्लोर भी बोलते हैं, क्लियर। तो अब इसको हम ऐसा क्यों बोलते हैं, तो देख लीजिए हमारे पास ये क्या प्रोसेस का नाम है, क्लोर एल्कली प्रोसेस, है ना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर, है ना। क्लोरीन होता है तो क्लोरीन से क्लोर, या फिर कुछ लोग बोलते हैं चोर, चोर का मतलब एल आपका साइलेंट हो गया, क्लियर। बात समझ में आ रही है, क्लोर एल्कली प्रोसेस या चोर एल्कली प्रोसेस। तो अब यहाँ पर एक चीज और समझ लो जरा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन भी मिलता है और ये भी आपका किस में रहता है, कैथोड में ही रहता है। ये भी आपके पास कई बार क्वेश्चन पूछा गया कॉम्पिटिशन्स में कि जो NaOH है वो कहाँ पर मिलता है, ये तो सबको बता देता है कि भाई ये गैस है, ये गैस है, तो ये मिल गई यहाँ पर, ये मिल गई यहाँ पर, लेकिन भैया ये कहाँ मिलेगा, तो ये आपका हाइड्रोजन के साथ ही मिलता है। बात समझ में आ रही। अब बात आ रही इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, तो क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, क्लियर। एल्कली का मतलब हो गया हमारे पास बेस। तो अब क्योंकि इस प्रोसेस में क्लोरीन गैस भी मिलती है और एक आपका एल्कली भी मिलता है, इसलिए हम आपके पास इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, क्लोर एल्कली प्रोसेस। बात समझ में आ रही है हमारे पास, व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस, बिकॉज इस प्रोसेस में आपके पास क्लोरीन भी मिलता है और आपके पास बेस भी मिल रहा है, क्लियर। एक चीज यहाँ पर मिस हो गई हमारे पास, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास आउट कराते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास आउट कराएंगे तो वहां से जाकर के ये रिएक्शन प्रोसीड आउट हो जाएगी, और रिएक्शन प्रोसीड आउट होने के बाद ये प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म हो जाएंगे। बैलेंस यदि आप करना चाहो तो समथिंग कुछ ऐसा हो सकता है, 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर कर दो आप, तो यहाँ पर भी 2H2 हो जाएगा। आई थिंक बैलेंस होगी, 2 हाइड्रोजन, सॉरी ऑलरेडी यहाँ बैलेंस थी, 2H2 नहीं रहेगा, ठीक है। 4 हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन क्लियर बैलेंस है। लॉजिक्सन में आ गया, तो दिस वन इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। रीजन बता दिया हमने आपके पास। इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं किसका, ब्राइन सॉल्यूशन का। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, NaCl, जब आपका रिएक्शन करता है किसके साथ, H2O के साथ। तो एक एक पॉइंट पे वर्कआउट करना आपके पास, ये समझ लीजिएगा, कोई भी चीज हमारी छूटनी नहीं चाहिए, क्लियर। सो अब आ जाते हैं इसकी यूजेस पे, देख लेते हैं जरा थोड़ा सा हम इसकी प्रॉपर्टीज पहले देख लेते हैं, फिर उसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। तो देखिएगा जरा हमारे पास प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी जो हमारे पास दी गई है, आप देख सकते हो बोर्ड पे आ गई होगी, यस। लिखा हुआ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ व्हाइट डेलिक्विसेंट कंपाउंड। सेम कंडीशन यहाँ पर भी कि इसके पास भी वही टेंडेंसी होती है जो NaCl के पास होती है। बात समझ में आ रही, ये भी क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। कहाँ से, हमारे पास जो आपका एटमॉस्फेयर होता है। दूसरा हमारे पास लिखा हुआ इट इज हाईली सोलुबल इन वाटर, सेम कंडीशन। स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जब स्ट्रॉन्ग बेस है तो आयनाइज हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास सोलुबल होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सेम कंडीशन। आयंस होते हैं आपके पास इसमें भी। कोरोजिव इन नेचर, स्ट्रॉन्ग बेस है तो ऑब्वियस सी बात है हाईली कोरोजिव होगा। फिर लिखा हुआ इट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्वस सॉल्यूशन इन इट्स मोल्टेन स्टेट। तो या तो आपके पास एक्वा सॉल्यूशन में हो, दैट मीन्स या तो उसमें वाटर कंबाइन हो, और या फिर हमारे पास वो आपका मोल्टेन स्टेट में। मोल्टेन स्टेट का मतलब हो गया कितना ज़्यादा उसको हमने टेम्परेचर प्रोवाइड कराया कि वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, दैट इज कॉल्ड मोल्टेन स्टेट। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर। तो ये थी इसकी हमारे पास प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं इसके यूजेज पे। तो यूजेज में देखिएगा हमारे पास बड़ा सिंपल सा, पहला लिखा हुआ हमारे पास फर्स्ट नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। फैक्ट है हमारे पास कि आगे जब आप पढ़ोगे चैप्टर तो उसमें आपको बताया जाएगा कि सोप और डिटर्जेंट में आपके पास इसका यूज किया जाता है, क्या करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। हमने पढ़ा था अभी आपका NaCl को सॉलिडिफाई करने के लिए, इसको आपके पास उसको प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर इन द टेक्सटाइल्स, क्लियर, जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें आपके पास पेंटिंग एंटिंग के लिए।
नेक्स्ट आपके पास इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, जो आपका पेपर फॉर्म होता है, क्लियर, जिसमें आप राइट डाउन करते हो, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए भी हमारे पास इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास सिंपल सा, इट इज यूज इन रिफाइनिंग ऑफ बॉक्साइट बाई केमिकल सेपरेशन मेथड एज वेल एज। नेक्स्ट है आपके पास इट इज यूज इन क्लींसिंग मेटल सरफेस एंड ऑयल रिफाइनिंग, कि जो मेटल सरफेस है, क्लियर, उसको आपके पास क्या करने के लिए, क्लीन करने के लिए। और लास्ट हमारे पास लिखा हुआ है कि जो बॉक्साइट होता है हमारे पास एक और होती है जिससे हम एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करते हैं, Al2O3, क्लियर। तो उससे हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी आपके पास यूज किया जाता है किसका, यस, जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्लियर। तो यहाँ से आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास, नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, तो अब बेकिंग सोडा का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल सा NaHCO3, क्लियर, बात समझ में आ रही। अब यदि हम आपके पास इसको प्रिपेयर करना चाहें कि कैसे हम आपके पास इसको प्रिपेयर करें, तो अब इसका प्रिपरेशन मेथड हमारे पास बड़ा सिंपल सा है। अब इसके यूज बताएंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में इसका इंपॉर्टेंट क्या है। प्रिपरेशन वाला जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस, क्लियर, सॉल्वे और सोडा अमोनिया प्रोसेस, सोडा अमोनिया प्रोसेस, क्लियर। होता क्या है इसमें, बड़ा सिंपल सा लॉजिक, कि जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है, अभी पढ़ के गए थे हम आपके पास NaCl प्लस H2, इसका जो सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम आपके पास, ब्राइन सॉल्यूशन। ये ब्राइन सॉल्यूशन जब रिएक्शन करता है किसके साथ, अमोनिया गैस प्लस CO2 गैस के साथ, तो यहाँ से कंबाइंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है। कैसे कंबाइंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ध्यान से देखिएगा, NH3, यहाँ से एक इसका H मिला, क्लियर, H प्लस और OH माइनस, तो इसका एक H इसके साथ कंबाइन हुआ प्लस ये कंबाइन हुआ, तो क्या हो गया, NH4 और Cl। तो यहाँ से क्या मिल गया हमारे पास, NH4Cl प्लस। अब बाकी देखो जरा आप, Na और फिर उसके बाद यहाँ से बचा क्या, OH है ना, तो NaOH और ये, तो टोटल कंबाइन होकर क्या मिल गया, NaHCO3। तो ये हो गया हमारे पास बेकिंग सोडा। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास ऑलमोस्ट हम ऐसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यदि बोला जाए आपके पास कि इसको हम सोडा अमोनिया प्रोसेस क्यों बोलते हैं, तो सोडा अमोनिया प्रोसेस इसलिए बोलते हैं, अमोनिया तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अमोनिया गैस के थ्रू होता है ना, और सोडा अमोनिया का मतलब यदि हम इसको बाद में हीट करें तो वहाँ से हमको सोडा मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। जब हम वॉशिंग सोडा पढ़ेंगे चौथे नंबर इसके बाद वाले में, तो आपको वहाँ समझ में आएगा कि कैसे हमारे पास इसको हम वॉशिंग सोडा प्रिपेयर करते हैं। अब उसके बाद देखिएगा जरा, इसी के यदि हम आपके पास प्रॉपर्टीज में आ जाएं, बड़ी सिंपल से हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। देखिएगा फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी हमारे पास लिखी हुई, यस, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, सेम कंडीशन, दैट मीन्स आपके पास मोस्टली जो सोडियम के आपके पास कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन ही होते हैं, और व्हाइट कलर तो आपके पास फैक्ट है। तो ये आपके पास क्या हो गया, NaCl, दैट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है, सिंपल सा, इट इज स्प्रैंगली सोलुबल इन वाटर। स्प्रैंगली का मतलब होता है कि जो आपका ज़्यादा सोलुबल नहीं होता है ना, दैट मीन्स लेस सोलुबल होता है, धीरे धीरे आपका सोलुबल होता है, उसको बोलते हैं स्प्रैंगली। नेक्स्ट आपके पास थर्ड नंबर, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इज स्लाइटली एल्कलाइन। सीधा सा लॉजिक है कि जो एक्वा सॉल्यूशन होता है हमारे पास बेकिंग सोडा का, वो आपका क्या होता है, एल्कलाइन होता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है हमारे पास, जो एक्वा सॉल्यूशन होता है, दैट मीन्स जब वाटर हम उसमें कंबाइन करा देते हैं। उसके बाद आते हैं आपके पास साइड में देखिएगा उधर पे यूजेस पे, हमारे पास बड़ा सिंपल सा यूज है हमारे पास। पहला नंबर यूज हमारे पास, फर्स्ट नंबर, इट इज कॉमन एंटासिड टू रिमूव एसिडिटी इन स्टमक। शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं आपके पास कि दैट मीन्स जब कभी एसिडिटी बढ़ जाती है तो हमारे पास हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, ताकि हमारे पास ये आपका ऑलमोस्ट आपकी एसिडिटी को रिलीफ कर सके। तो ये चीज़ आपको याद है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, NaSCO3 है एसिडिक सॉल्ट, लेकिन इफेक्ट इसका कैसा रहता है हमारे पास, बेसिक। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, क्यों बेसिक रहता है हमारे पास, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये आपका ऑलमोस्ट बेस प्रोवाइड करता है जब हम वाटर के साथ आपका रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास लिखा हुआ है सेकंड नंबर, इट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर बाय एडिंग सिट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड इन इट। इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि जब हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या है। तो अभी क्या लिखा हुआ है इसमें कि यदि आप बेकिंग सोडा में सिट्रिक एसिड या टार्टरिक एसिड मिला दो, ये कैसे एसिड होते हैं, वीक एसिड, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको बेकिंग पाउडर मिल जाएगा। थर्ड नंबर हमारे पास सिंपल सा, इट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक्स। ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कि दैट मीन्स आपके पास उनके प्रिपरेशन में यूज किया जाता है, और उससे आपका वीक एसिड भी रहता है उसमें, कार्बोनिक एसिड। और लास्ट नंबर आपके पास, इट इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर
फॉर इंस्टेंट प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। डेट मीन्स जब कभी आपके पास कहीं बर्निंग हो जाती है तो वहाँ से हम आपके पास डायरेक्टली आपका इसका यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, तुरंत आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। आप समझिएगा, जो सिलेंडर होते हैं ना फायर एक्सटिंग्विशर के, तो आप सोचो उसमें क्या होता है, उसमें यही फिलअप रहता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर्ड फॉर्म में। तो जब आप स्प्रेड करते हो देखते हो व्हाइट व्हाइट कलर का आता है। तो जैसे ही वो व्हाइट व्हाइट कलर आपके पास कांटेक्ट में आता है बर्निंग के, अर्थ के, मतलब कि जो फायर होती है, तो तुरंत आपका वहाँ से प्रोड्यूस हो जाती है CO2, और CO2 तुरंत एक लेयर फॉर्म कर देती है, और जब लेयर फॉर्म कर देगी तो ऑक्सीजन आपकी इंटर नहीं कर पाएगी, और जब ऑक्सीजन इंटर नहीं कर पाएगी तो आग बुझ जाएगी। बात समझ में आ रही? बोले सर मजा आ गया। खैर मजा क्या आ गया। अब आप देखिए जरा एक क्वेश्चन इससे, अब ये आपके पास हट जाएगा, अब स्क्रीन में देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, कि जो बेकिंग सोडा है और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस सिंपल सा ये है कि जो बेकिंग सोडा होता है हमारे पास नॉर्मली आपके पास ऑलमोस्ट पाउडर फॉर्म में रहता है। क्या मतलब, आपके पास ये समझ लो कि बेकिंग सोडा यदि आपका एलोन है तो जो बेकिंग पाउडर होगा हमारे पास वो क्या होगा, NaSCO3 प्लस वीक एसिड, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ NaSCO3 होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो इसीलिए जब आपका केक बनाए जाते हैं तो केक बनाने में आपका ये यूज किया जाता है। ऐसा इसलिए यूज किया जाता है कि जब हम रिएक्शन कराएंगे, बात समझ में आई, कि जब आपने बेकिंग सोडा में जैसे ही आपने एसिड मिला दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, बेकिंग पाउडर में। तो मतलब बेकिंग पाउडर जो है उसमें ऑलरेडी एसिड मिला हुआ है, और जैसे ही उसमें थोड़ा सा आपका लिक्विड मिला, वाटर मिला, तो तुरंत आपका वो प्रोड्यूस कर देता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी वजह से आपका जो केक होता है वो क्या हो जाता है, फ्लफी हो जाता है। बात समझ में आ रही है हमारे पास? क्लियर है? तो जो कुकीज होती है हमारे पास, है ना, कुकीज, तो कुकीज जब बनाई जाती है हमारे पास, बेक करी जाती है, तो उसमें भी आपका ये मिला होता है। यदि आप सोचो कि हम ना मिलाएं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार, यदि कुकीज आपको बनानी है और बेकिंग उसमें पाउडर यूज़ ना करें तो क्या कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, चिप्स की तरीके बनेगी, उसमें आपके पास स्वेलिंग आएगी नहीं। स्वेलिंग का समझ रहे हो ना, कि वो आपका स्वेलअप करेगा ही नहीं, तो आपके पास उसमें ऑलमोस्ट एक प्लेन लेयर फॉर्म हो जाएगी। तो इसका मेन लॉजिक क्या है, इसका मेन लॉजिक ये है कि जब आप इसको मिलाते हो तो CO2 प्रोड्यूस होती है, और CO2 उसी में ट्रैप हो जाती है। तो जब ट्रैप हो जाती है तो केक आपका जो है उसका साइज बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है तो उसी को बोलते हैं स्वेल्स अप। क्या बोलते हैं आपके पास? स्वेल्स अप। बात समझ में आ रही है? तो इसका जो लॉजिक है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इसका लॉजिक है क्या करने के लिए, फ्लफी एंड स्पंजी। क्लियर? कि जो फ्लफी और स्पंजी बनाने के लिए ही हम आपके पास यूज करते हैं किसका, जो आपका बेकिंग पाउडर होता है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट वॉशिंग सोडा पे। वॉशिंग सोडा फॉर्मूले पे जाएं तो बहुत सिंपल सा है आपके पास। इसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्लियर? सोडियम कार्बोनेट तो आपको पता है Na2CO3, और डेका का मतलब होता है 10, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। क्या हो गया आपके पास सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। अब यदि हम आपके पास बोले कि इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सॉल्ट कैसा है, तो ये सॉल्ट होता है हमारे पास कैसा, हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिनमें आपके पास वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। यदि वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ना हो तो वो हो जाएगा एनहाइड्रेटेड। भाषण में आ रही है? क्लियर है? तो दैट इज अ रीजन कि दीज आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, बिकॉज इसमें आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास किसके, वाटर के। अब इसका प्रिपरेशन भी आ जाए हमारे पास, तो हम पढ़ के गए थे अभी आपके पास। प्रिपरेशन क्या बोलते हैं, सॉल्वे प्रोसेस या सोडा अमोनिया प्रोसेस। 3 स्टेप्स में होती है हमारे पास। पहला स्टेप वही था जो हमने आपके पास उसमें पढ़ा हुआ था, NaCl + H2O। ये हो गया ब्राइन सॉल्यूशन। जब हम इसमें पास आउट कराएंगे क्या, CO2 और अमोनिया NH3, तो वहाँ से हमको मिलेगा NaSCO3 + NH4Cl। बैलेंसिंग आप देख सकते हो, हम केवल फोकस कर रहे हैं आपके पास प्रोडक्ट में। क्लियर? कि दैट इज ब्राइन सॉल्यूशन में जब आपने पास आउट कराई कार्बन डाइऑक्साइड + अमोनिया, तो वहाँ से प्रोड्यूस होगा हमारे पास क्या,
यस, बेकिंग सोडा प्लस अमोनियम क्लोराइड। अब यदि बोला जाए कि इसमें कौन कौन से आपके पास पेरेंट एसिड बेस हैं, चेक कर लें। आपको क्या कर रहे हो, सो रहे हो कि जग रहे हो, जल्दी बोलो। यस, एक गलत बता दिया, अब सही है। हाँ, क्या देखो, NH4OH वीक बेस, HCl मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ओवरऑल हमारे पास ये क्या हो जाएगा आपका एसिडिक सॉल्ट। क्लियर। नेक्स्ट देख लो हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास। सेकंड स्टेप ये है कि जो NaSCO3 मिला आपके पास, NaSCO3 इसके 2 टाइम्स ले लो और इसको हीट कर दो। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। अब इसको बड़ा ध्यान समझो हमारे पास कि डेट मीन्स आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट था। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। अब जब हमने उसको हीट कर दिया तो हीट करने के बाद वहाँ से आपके पास सोडियम कार्बोनेट मिला प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली और प्लस आपके पास H2O मिल गया। तीसरा हमारे पास स्टेप ये होता है कि जो वहाँ से आपका सोडियम कार्बोनेट मिला हुआ है उसमें 10 टाइम्स आप ऐड कर दो क्या, वाटर मॉलिक्यूल। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर। तो वहां से मिल जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2। क्लियर। और यही होता है हमारे पास वॉशिंग सोडा। बात समझ में आ रही है। तो वॉशिंग सोडा हमने कैसे प्रिपेयर कर लिया, वॉशिंग सोडा हमने इन 3 स्टेप्स के थ्रू प्रिपेयर कर लिया। पहला स्टेप हमारे पास ब्राइन सॉल्यूशन CO2 NH3, दूसरा हमारे पास आपके पास उसको हीट किया जो NH3 मिला था, तीसरा हमारे पास उसका हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करा दिया। तो यहाँ से मिल गया हमको Na2CO3 डॉट 10H2। कोई प्रॉब्लम हमारे पास। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टीज हमारे पास जल्दी से देख लीजिएगा, नीचे हमारे पास प्रॉपर्टीज 1 बाय 1 आ रही होंगी आपके पास। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास देखिएगा, बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है, वॉशिंग सोडा इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑब्वियस सी बात है हमारे पास, है ना, कि क्रिस्टलाइन का मतलब वही सेम कंडीशन में बताया था कि सोडियम के जितने भी होते हैं मोस्टली आपके पास क्रिस्टलाइन होते हैं, मतलब फिक्स ज्योमेट्री होती है ना। और ट्रांसपेरेंट का मतलब ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है, जिसके हर पर देखा जा सके। तो दैट इज रीजन के एक तरीके से कह सकते हैं वाटर टाइप। आगे हमारे पास नेक्स्ट, इट इज हाईली सोलुबल इन वाटर टू गिव एल्कलाइन सॉल्यूशन। फैक्ट है कि दैट मीन्स जब इसको हम क्या करें, वाटर के साथ कंबाइन कराएंगे तो वहां से हमको एक एल्कलाइन सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास थर्ड नंबर आप देख पा रहे होंगे, उसमें आपके पास लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास ये, ऑन हीटिंग इट कैन लूज ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बिकम एनहाइड्रस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि डेट मीन्स आपके पास जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर आप देखना जरा, हीट करने पर सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल अपने लूज कर देता है। तो मतलब यहाँ से देख लो आप Na2CO3 डॉट 10H2। जब आप इसको हीट कर दोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, Na2CO3 प्लस 10H2। और इसी Na2CO3 को ही बोलते हैं हम सोडा एस। क्या बोलते हैं आपके पास, सोडा एस। क्लियर। या फिर एनहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। बात समझ में आ रही है मेरे पास, एनहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडा एस। कब, जब हम आपके पास उसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद हमारे पास जो स्केप आउट कर जाता है क्या, वाटर मॉलिक्यूल किस फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में। और आपके पास लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास, ऑन एक्सपोजर टू एयर, कि डेट मीन जब हम आपके पास एयर के साथ इसको एक्सपोज कराते हैं तो होता क्या है हमारे पास कि ये अपने 9 वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपके पास कई बार पूछी गई है। अब देखिएगा, यहीं पर जब आपके पास इसकी रिएक्शन पूरे की हमने किसके साथ करा दी, यहाँ पर आपका हीट की जगह एयर आ गया, तो क्या रिएक्शन हो जाएगी, Na2CO3 डॉट H2O प्लस 9H2O। मतलब कहने का कि जब आप एयर के साथ इसको एक्सपोज कराते हो तो ये 9 वाटर मॉलिक्यूल्स अपने स्केप आउट करा देता है, एक बचा रहता है हमारे पास, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, एफ्लोरेसेंस। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है। अब आ जाते हैं आपके पास, इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद जल्दी से आ जाते हैं आपके पास इसके यूजेस पे। वेल कैच, खैर देखो जल्दी से, कैच से मतलब नहीं यहाँ पर। आगे देखो हमारे पास यूज पे आ जाओ हमारे पास। तो पहला यूज हमारे पास मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट। फैक्ट है, डिटर्जेंट को प्रिपेयर करने में, डिटर्जेंट तो समझ रहे हो ना, सोप टाइप। आगे इट इज यूज इन सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर हमने पढ़ा हुआ है कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं तो ये क्या करता है, उसको रिमूव कर देता है हमारे पास। तो जो हार्डनेस ऑफ वाटर होता है उसको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है किसको, वॉशिंग सोडा को। और लास्ट हमारे पास इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एंड पेपर, कि जो ग्लास होते हैं और पेपर होते हैं उनको मैन्युफैक्चर दैट मीन्स बनाने के लिए भी आपके पास इसका यूज किया जाता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है हमारे पास। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया हमारे पास किसका, वॉशिंग सोडा का, जहाँ पर हमने पढ़ लिया कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज जरूर कभी कभी क्वेश्चन से पूछी जाती है, ये देता है गिव 2 प्रॉपर्टीज या गिव 2 यूजेज।
तो दैट इज रीजन की सब हम आपको बता रहे हैं। बात समझ में आ रही है? डिटेल्ड है लेक्चर, पूरा फोकस करके पढ़ना है आपके पास, कुछ हार्ड नहीं है आपके पास, थोड़ा सा नई नई चीज़ें आपको पता चलेंगी। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, तो उसके लिए वेट करिए आप। नेक्स्ट आ जाते हैं। सो नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास 5th नंबर, ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर? इसका यदि हम बोले नाम क्या है तो उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा CaOCl2, और इसी को बोलते हैं क्या, लाइम ऑफ क्लोराइड। ये बहुत बार आपका बिल्कुल नई टर्म आई है इस बार सैंपल पेपर में आपके पास, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। पिछले ईयर के जो सैंपल पेपर थे क्या बोला गया, लाइम ऑफ क्लोराइड। अब लाइम ऑफ क्लोराइड क्यों बोला गया, देखो ये हो गया लाइम और ये क्या हो गया, क्लोरीन, तो डैट मीन्स क्लोरीन का मतलब क्लोराइड हो गया। तो या तो लाइम ऑफ क्लोरीन बोल दो या लाइम ऑफ क्लोराइड, Cl तो वही है ना क्लोराइड, बात समझ में, लेकिन Cl2 है तो क्लोराइड हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है, बात समझ में आ रही? तो डैट मीन्स आपके पास कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ऑक्सी का मतलब क्या है हमारे पास कि यहाँ से आपके पास सिंगल ऑक्सीजन यूज हुआ है, इसलिए हमने उसको बोला कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हमारे पास हो गया लाइम ऑफ क्लोराइड। अब आते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड पे, प्रिपरेशन पे। तो ये जिससे प्रिपेयर किया जाता है उसको बोलते हैं हसन क्लेवर मेथड। हंसना नहीं है भैया, चालाकी से हंस रहे हैं, है ना, याद करने का तरीका, चालाकी से हंस दिया हमने। क्लियर? तो हसन क्लेवर, क्लेवर मतलब चालाक, हसन मतलब हंस दिया, मेथड। खैर सीरियस टॉपिक। तो अब यहाँ से इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। स्लेट लाइम पढ़ा है सबने? देखो अब फील तो कम से कम आने नहीं लगा होगा कि हाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, इतना फील तो आने लगा होगा। 9th में तो मजा नहीं आ रहा होगा, वही एटम्स मॉलिक्यूल्स फलाने ठिकाने, अब आपके पास फील आ रहा होगा। पूरे सर हर चैप्टर में रिएक्शन भरी पड़ी है, अभी तो इसके बाद वाला भी आएगा उसमें भी रिएक्शन भरी पड़ी होंगी। तो डैट इज रीजन की पहले दूसरे चैप्टर की रिएक्शन तैयार कर ली, तो तीसरे में केवल गिनी चुनी रिएक्शन नहीं आएंगी, बाकी पूरी रिएक्शन वही रहेंगी। बात समझ में आ रही? तो यही तो आपके पास इंटरेस्टिंग है कि सारे चैप्टर्स एक दूसरे से अटैच हैं, अच्छे से तैयार कर लो, पूरा टाइम पड़ा हुआ, लॉकडाउन का पूरा यूटिलाइजेशन कर डालो, कितना ज़्यादा कर सकते हो, कुछ आइडिया नहीं तुम्हारे ऊपर। खैर, तो जब हम इसमें पास आउट कराते हैं क्या, क्लोरीन, तो यहाँ से हमें मिल जाता है CaOCl2 प्लस H2। क्लियर? डैट मीन्स जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमने पास आउट करा दिया क्या, क्लोरीन गैस, तो जब हम क्लोरीन पास आउट कराते हैं तो वहाँ से हमको मिल जाता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब कैल्शियम ऑक्सी हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैल्शियम ऑक्सी क्यों बोल रहे हैं, इसको बैलेंस करा लो आप। देख लो यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन 2 यहाँ पर, अच्छा हाँ यहाँ पर H2 वाटर मिलता है आपके पास। क्लियर? अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास कि यहाँ से जब हम आपके पास कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जो प्रोड्यूस होता है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं। अब आपसे बोला जाए कि भाई हमारे पास इसको हम एयर टाइट कंटेनर में क्यों रख देते हैं, तो एयर टाइट कंटेनर में रखने का पीछे सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास कि जो इसका क्लोरीन होगा ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो यदि हम इसको एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखेंगे तो जो क्लोरीन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और जब ये रिलीज हो जाएगा तो जो ब्लीचिंग एक्शन है, बात समझ में आ रही, कौन सा एक्शन, ब्लीचिंग एक्शन, वो हमारे पास क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए जो ये आपके पास यहाँ से इस प्रोसेस से हमको मिलता है ब्लीचिंग पाउडर, उस ब्लीचिंग पाउडर को एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। एयर टाइट कंटेनर का मतलब होता है जहाँ पर एयर इंटर ना कर सके, और जब एयर इंटर नहीं कर पाएगी तो डैट इज द रीजन कि उसका ब्लीचिंग एक्शन जो हमारे पास था, जो कि पहले था हमारे पास, वही ब्लीचिंग एक्शन हमारे पास बाद में भी बना रहेगा, वो हमारे पास उसका रिमूव नहीं होगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है हमारे पास? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट प्रिकॉशन शुड वी कंसिडर, है ना, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CaOCl2। तो हमें क्या प्रिकॉशन कंसीडर करना है, प्रिकॉशन सिंपल सा ये है कि जैसे वो प्रोड्यूस होता है उसको हम एयर टाइट कंटेनर में रख दें ताकि हमारे पास उससे Cl2 बाहर स्केप आउट ना करे। अब आते हैं इसके बाद जल्दी से इसके हमारे पास प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ के बाद हम पढ़ लेंगे आपके पास यूजेज में। क्लियर? तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास देखिएगा, फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी स्क्रीन पे आ गई होगी हमारे पास, बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है, इट इज येलोइश वाइट पाउडर हैविंग स्मेल ऑफ क्लोरीन। ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास क्लोरीन पास कराई जा रही है तो स्मेल तो क्लोरीन की होगी। तो आपके पास क्या है, इसका मेन इंपॉर्टेंट कलर याद रखना है। कलर कैसा रहता है हमारे पास, ऑलमोस्ट येलोइश वाइट। नेक्स्ट इट इज सोलुबल इन वाटर एंड सोलबिलिटी इंक्रीजेज इन हॉट वाटर। ऑब्वियस सी बात है, वाटर में क्या होता है आपके पास, सोलुबल हो जाता है।
सॉल्युबल होने के साथ साथ इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ऑलमोस्ट बढ़ जाती है। जैसे हम आपके पास हॉट वाटर में कंबाइन कराते हैं, क्लियर, तो उसमें जो आपके पास डिजाइन फैक्टेंट होते हैं, मतलब जो बैक्टीरियाज होते हैं, उनको बहुत स्ट्रांगली आपका किल कर देता है। बासन में जितना ज़्यादा सोलुबल होगा उतना ज़्यादा वो उसको किल कर जाएगा। थर्ड नंबर हमारे पास, ऑन एक्सपोजर टू एयर इट लूजेस क्लोरीन ड्यू टू रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड। कि डैट मीन जैसे ही हम आपके पास इसको एक्सपोज कराते हैं किसके साथ, एयर के साथ, तो एयर में ये रिएक्शन कर जाता है किसके साथ, ऑलमोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो देख लो जरा यहाँ पर COCl2 जब हमने रिएक्शन करा दी किसके साथ, CO2 के साथ, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, CaCO3 प्लस Cl2। इसीलिए हम आपको बोल रहे थे कि इसको किस में रखना है, एयर टाइट कंटेनर में, वरना सब कुछ काम बिगड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो ये रिएक्शन आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि जैसे ही हमने इसको एयर में एक्सपोज कराया, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको लिख सकते हो फ्रॉम एयर, वैसे ही आपके पास ये रिएक्शन करके फॉर्म कर गया CaCl2, और जो इसका Cl2 था वो एस्केप आउट कर गया। तो जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्लोरीन गैस की वजह से होता है। ये चीज़ बिल्कुल माइंड में रख लो, हमारे पास क्लोरीन गैस की वजह से, क्लोरीन नहीं तो कुछ नहीं हमारे पास, क्लियर। तो ये हमारे पास हो गया इसके प्रॉपर्टीज। अब आ जाते हैं उसी के बाद हमारे पास, नीचे देख लीजिएगा इसके यूजेज में। तो पहला यूज हमारे पास ब्लीचिंग ऑफ पेपर एंड कॉटन, ऑब्वियस सी बात है, उसको ब्लीच करने के लिए हमारे पास, आपने सुना भी हो कई बार। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज इज सोर्स ऑफ क्लोरीन, क्योंकि आपके पास क्लोरीन का सोर्स होता है, इससे क्लोरीन आपके पास एस्केप आउट हो रही होती है। तो दैट इज अ रीजन कि हमारे पास वेरियस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने में भी हमारे पास इसका यूज किया जाता है। और लास्ट है हमारे पास स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो जैसे आपके पास घर में कभी सप्लाई वाटर आता हो, तो सप्लाई वाटर में देखते हो कभी कभी स्मेल आती है, तो वो स्मेल का मतलब यही होता है क्लोरीन मिला दी गई, बोलते ना क्लोरीन मिला गई, क्लोरीन मिला दी गई। क्लोरीन नहीं मिला दी जाती, उसमें आपके पास ब्लीचिंग पाउडर मिला दिया जाता है, ताकि हमारे पास जो उसमें डिजाइन फैक्टेंट थे, जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज थे, वो सारे के सारे क्या हो जाएं, डिस्ट्रॉय हो जाएं। बात समझ में आ रही है हमारे पास। तो आई थिंक ये टॉपिक आपके पास पूरी तरीके से ब्लीचिंग पाउडर आपका क्लियर हो गया, यहाँ पर हमने पूरा डिटेल से पढ़ा दिया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिएगा हमारे पास 6 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्लियर। तो अब यहाँ देखिएगा हमारे पास इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या, हेमीहाइड्रेट, क्लियर। और यदि हम इसका फॉर्मूला लिखें तो ये हो जाएगा CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो ये जो हाफ होता है इसी को बोलते हैं हम आपके पास क्या, हेमी, क्लियर है, बात समझ में आ रही। अब एक छोटा सा टॉपिक आपके पास, वही टॉपिक आपके पास कि बोला जाए कि इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, क्या ये पेरिस से मिला है, यस। तो क्या होता है हमारे पास, किसका जो सबसे मेजर सोर्स है वो आपके पास पेरिस में एक हमारे पास माउंटेन है, उस माउंटेन में आपके पास मोस्ट ऑफ द पार्ट आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का, मतलब सबसे ज़्यादा सोर्स इसका वहीं पर, और डैट इज रीजन हमारे पास हम कह सकते हैं इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस। बात समझ में आ रही है आपके पास। तो हर एक चीज़ का लॉजिक होता है हमारे पास, बिना रीजन की कोई चीज़ नहीं होती। अब बोले कि हमारे पास इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो प्रिपरेशन बड़ा सिंपल सा है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर होता है CaSO4 डॉट 2H2O, क्लियर, कैल्शियम सल्फेट और डाईहाइड्रेट, क्या, डाईहाइड्रेट या बाईहाइड्रेट, इसी को बोलते हैं जिप्सम, क्लियर। तो जब हम जिप्सम को हीट करते हैं एट टेम्परेचर कितना आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब देखो 2H2O थे तो हाफ निकल गया, तो बचा कितना, 3/2 ही ना बचा, 3/2 H2O, या कहीं कहीं लिख देता है 1/2 है ना। तो बात ओवरऑल वही है हमारे पास। तो हुआ क्या हमारे पास कि जो कैल्शियम सल्फेट था आपके पास और डाईहाइड्रेट दैट इज जिप्सम, तो जिप्सम को जब हमने हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वहाँ से आपके पास हमको मिल गया POP दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, एज वेल एज हमारे पास वहाँ से 3/2 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपका रिमूव हो गया। लेकिन यहीं पर यदि हम क्या करें, हम यहाँ पर आपके पास इसी को CaSO4 डॉट 2H2O को हम हीट कर दें, टेम्परेचर आपके पास क्या हो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए, तो फिर वहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा CaSO4 प्लस 2H2O। मतलब यदि 100 डिग्री सेल्सियस से हमने ज़्यादा कर दिया टेम्परेचर, तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल इससे रिमूव हो जाएगा, जिसको बोलते हैं क्या, डेड बर्ट प्लास्टर,
बात समझ में आ रही है, क्लियर है कि मतलब डेड बर्न प्लास्टर का मतलब ये हो गया हमारे पास कि अब इसके बाद जो आपका ये पीओपी मिला हमको, इसको हम फर्दर यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये अब मॉइस्चर आपका एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। बात समझ आ रही? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि यदि आपने उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे बर्न किया, हीट किया, तो आपके पास ऑलमोस्ट वाटर मॉलिक्यूल हाफ यहाँ पर बचेगा, 3/2, दैट मीन्स 3/2 आपका रिमूव हो जाएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि उससे ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तो जो थोड़ा बहुत वाटर उसमें था कंबाइन, अब वो भी इवेपोरेट हो जाएगा। कहने का पूरा का पूरा वाटर लूज कर देगा। अब पूरा का पूरा वाटर लूज कर देगा तो दैट मीन्स इससे पूरा का पूरा वाटर चला गया। कहने का मतलब अब ये आपका किसी यूज का नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? खराब हो गया। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? एज वेल एज इसमें हम एक चीज़ और बता दें कि जो आपके पास पीओपी होता है, क्लियर, ये क्या करता है हमारे पास? इट शुड बी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर आफ्टर प्रिपरेशन। क्लियर? इसको क्या करना चाहिए? एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। कैसे? आफ्टर प्रिपरेशन, मतलब बनने के तुरंत बाद। क्यों? क्योंकि इसके पास एक टेंडेंसी होती है, क्या करता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो तुरंत हार्ड होने लगता है। तो जैसे आपने देखा हो, कभी आपके घर में पीओपी हुई हो तो आपने देखा होगा कि जो आपके पास घर में मिस्त्री होता है, जो आपकी पीओपी बनाता है, मतलब बनाता है तुरंत विदिन 5 मिनट्स उसको लगा देता है। यदि उस 5 मिनट्स के अंदर उसको ना लगा पाए तो वो हार्ड हो जाएगी, फिर वो किसी यूज की नहीं रहेगी। तो वो तो हो गया हमारे पास कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। और ये कंडीशन ये है कि यदि आपने उसको हीट कर दिया तो पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल उससे चला गया, और जब पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल उससे चला गया तो फिर आप चाहे कुछ भी कर लो, फिर वहाँ पर आपके पास वापस उसको आप यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या? डेड बर्न्ड प्लास्टर। क्लियर? अब आ जाते हैं इसके हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ पे। तो देखिएगा हमारे पास सिंपल सी प्रॉपर्टीज हमारे पास बहुत अच्छी सी लिखा हुआ, इट इज व्हाइट एमार्फस पाउडर। एमार्फस का मतलब ध्यान से समझिएगा, अभी तक हम किस लाइन पढ़ते आए थे? क्योंकि सोडियम की बात हो रही थी, लेकिन जैसे ही कैल्शियम आया वहाँ पर एमार्फस हो गया। एमार्फस का मतलब होता है जिसका कोई शेप ना हो। सॉलिड आपके दो टाइप के मेनली होते हैं, एमार्फस और क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का मतलब जिसकी रेगुलर ज्योमेट्री हो, एमार्फस का मतलब जिसकी रेगुलर ज्योमेट्री ना हो। तो दैट इज द रीजन कि आपके कैसे होते हैं? एमार्फस होते हैं। दूसरा लिखा हुआ सोपी टू टच, सीधा सा लॉजिक है, जैसे आपने टच किया स्लिप हो गया तुरंत, तो उसको बोलते हैं सोपी टू टच। थर्ड नंबर हमारे पास ऑन हीटिंग इट गेट्स कन्वर्टेड टू सॉलिड मास, कि जब आप इसको हीट करो, हमने यहाँ पर पढ़ा भी, एक्सेस हीट करने पर ये क्या होता है? एक सॉलिड हार्ड सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद आप उसको यूज नहीं कर सकते। दैट इज द कंडीशन ऑफ डेड बर्न्ड प्लास्टर। खैर आगे आपके पास फोर्थ नंबर स्प्रैंगली सोलूबल। स्प्रैंगली बताया था हमने क्या? लेस सोलूबल, कि धीरे धीरे सोलूबल होता है, एक साथ कंबाइन नहीं होता है। और लास्ट हमारे पास है कि यदि आपके पास ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले तो वापस से हमारे पास ये हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। वही हमने आपको पढ़ाया कि यदि आप यहाँ पर इसकी रिएक्शन लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगी? रिएक्शन बड़ी सिंपल सी हो जाएगी कि CaSO4 डॉट हाफ H2O और वाटर मॉलिक्यूल आपने इसमें कंबाइन करा दिया तो क्या मिल जाएगा? CaSO4 डॉट 2H2O। तो ये हार्ड सॉलिड सब्सटेंस आपको फिर से दे देगा यदि आपने उसको एयर के साथ कांटेक्ट में रख दिया। इसीलिए यहाँ पर भी प्रिकॉशन रखना है, ध्यान रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर में भी प्रिकॉशन रखना था क्योंकि उससे Cl2 भागा जा रहा था, और इसमें प्रिकॉशन रखना है क्योंकि इसमें वाटर आया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके पास। बिल्कुल यदि आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाए तो आपको तुरंत आंसर आना चाहिए हमारे पास, कैसे भी करके। क्लियर? अब इसको इरेज करके आपके पास इसके यूजेस देख लेते हैं जरा। इसके यूजेस देख लीजिएगा हमारे पास, सिंपल सा यहाँ पर। अब यूजेज में हमारे पास देखिएगा बड़ा सिंपल सा यूज लिखा हुआ हमारे पास। ऑलमोस्ट इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है यही है कि जो आपके पास ऑलमोस्ट बोन्स फ्रैक्चर हो जाती है, तो बोन्स फ्रैक्चर होने में जो आपके पास प्लास्टर किया जाता है ना, वो इसी का होता है हमारे पास। ये क्या करता है आपके पास? जैसे कर दिया गया और फिर उसके बाद ये बिल्कुल सॉलिड हो जाता है। तो मतलब वहाँ की जो बोन्स होती हैं जो डिसलोकेट हुई होती हैं, फिर वो फर्दर मूव नहीं कर पाती। और जब वो कई टाइम तक है, इसीलिए 14-15 दिन का टाइम होता है, तो यदि लॉन्ग टाइम तक आपके पास वो बोन उसी कंडीशन में रहेगी तो वापस वो जुड़ जाती है। लेकिन यदि थोड़ा सा भी यदि मूव होती रहेगी तो कभी जुड़ ही नहीं पाएगी। तो डैट इज द रीजन कि आपके पास इससे ज़्यादा सॉलिड हार्ड सब्सटेंस कोई नहीं होता। अभी नहीं किसी की सर में मार दो। खैर आगे हमारे पास बोले सर हम चेक कर रहे थे। नेक्स्ट, इट इज यूज इन मेकिंग डस्टलेस चॉक। डस्टलेस चॉक का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे कोई चॉक होती है बोर्ड में लिखो तो उससे बहुत ज़्यादा डस्ट निकलता है, और कुछ चॉक ऐसी होती हैं जिसमें डस्ट बहुत ही रेयर निकलता है, तो इसलिए आपके पास डस्टलेस जो चॉक होती है इनको बोलते हैं नॉन डस्ट, वो उनके लिए आपके पास यूज़ किया जाता है इसको। नेक्स्ट है हमारे पास एयर टाइट पैकिंग। सीधा सा लॉजिक है हमारे पास कि डैट मीन्स यहाँ से यदि एक बार ये हार्ड सॉलिड सब्सटेंस हो गया तो फिर वहाँ से बिल्कुल भी एयर अंदर आपके पास इंटर नहीं कर सकती।
नेक्स्ट है हमारे पास स्टैचू को कॉस्ट करने में बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि जो आपके पास हैवी स्टैचूज होते हैं उनको भी बनाने के लिए आपका इसका यूज किया जाता है। और लास्ट हमारे पास लिखा हुआ है बहुत सिंपल सा, इट इज़ यूज इन द डिजाइनिंग ऑफ फायर प्रूफ मटेरियल्स लाइक फायर प्रूफ फैब्रिक्स। कि डेट मीन्स आपके पास जो ऑलमोस्ट फायर स्टेशन में पीपल होते हैं जहाँ कहीं आपके पास आग लग जाती है तो वो इन्हीं क्लॉथ्स का यूज करते हैं फैब्रिक्स का, जिसकी वजह से आपके पास जो फायर है उनको कैच ना कर सके। अब आ जाते हैं आपके पास लास्ट टॉपिक पे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे था CuSO4, अब ध्यान समझिएगा, CuSO4 था किस कलर का, वाइट कलर का। इसमें क्या किया किसी ने 5 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल ऐड करा दिए, तो अब यहाँ से जो मिल गया आपके पास वो मिल गया CuSO4.5H2। और मोस्ट इंटरेस्टिंगली इसका जो कलर हो गया वो कैसा हो गया, ब्लू कलर हो गया। तो अब ध्यान समझिएगा जरा, से समझने वाली बात क्या है। यहाँ पर आपके पास लिख देंगे प्रोसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, WOC, वर्ड कब मत लिख देना, खैर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ से आप देखो जरा, ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल किसके साथ कंबाइन हो रहे हैं, कॉपर सल्फेट के साथ, और फॉर्म क्या कर रहे हैं आपके पास, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो मतलब इसका कलर चेंज हो गया। तो हुआ यहाँ पर ये कि जब आपके पास कोई सॉल्ट जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होते हैं उसको बोलते हैं क्या, एनहाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या बोलते हैं आपके पास, एनहाइड्रेटेड सॉल्ट। और जैसे ही उसमें वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्लियर, बात समझ में आ रही। तो हाइड्रेटेड का समझ में आया, हाइड्रेटेड का मतलब हाइड्रेशन से, किसी में यदि वाटर ऐड हो गया तो हाइड्रेशन हो गया, वाटर यदि रिमूव हो गया तो एनहाइड्रेशन हो गया या डिहाइड्रेशन हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ रही। तो अब यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट, 20 सॉल्ट्स हैं, हमने आपके पास उसकी लिस्ट एक प्रिपेयर करी है। उन 20 सॉल्ट्स में आपको लिखा होगा कि ये कलर हमारे पास इसमें फॉर्म होता है। और वो समझिएगा इंटरेस्टिंग, ये 3 चैप्टर जो है ये भरे पड़े हैं आपके पास इन सॉल्ट्स से। आपके पास इसके बाद वाला चैप्टर आएगा उसमें भी वो बहुत यूज होंगे। तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कलर। आपको ये याद रखना ही पड़ेगा कि कॉपर सल्फेट है तो वाइट कलर, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है तो ब्लू कलर। बात में तो ऐसे बहुत सारे सॉल्ट, 20 सॉल्ट्स यहाँ पर हमने प्रिपेयर किए। और एक नीचे शॉर्ट ट्रिक्स भी दी गई, इसी को हम बता रहे थे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बात में आ रही, क्योंकि यदि आपको 5 नंबर वाला लॉन्ग करना है बोर्ड एग्जाम में, 2 लॉन्ग आते हैं केमिस्ट्री के 5-5 नंबर के, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए। और वहाँ पर HOTS फॉर्म में फ्रेम कर देता है। तो ये तो आज आपका ये लेक्चर फिनिश हो गया थ्योरेटिकल। इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा वो आपका इसी चैप्टर का होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो बोर्ड टाइप क्वेश्चंस का होगा और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ HOTS कराएंगे हम आपके पास। बात समझ में आ रही है, लॉन्ग की प्रैक्टिस कराएंगे कैसे कैसे हमारे पास होते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट 10 to 15 लॉन्ग आपके पास होंगे जिनकी हम प्रैक्टिस आपको कराएंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। तो अभी क्या करना है हमारे पास, अभी हमारे पास एक लिस्ट आएगी जिसमें हम आपके पास सीरियल नंबर, सॉल्ट और उसका कलर होगा। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको हम एक बार देख लेते हैं कि वहाँ पर एक्चुअल में क्या कंडीशन हो रही है। तो देखिएगा हमारे पास लिस्ट चेकआउट करिएगा, आगे होगी स्क्रीन पे। तो पहले देखिएगा हमारे पास फर्स्ट पोटेशियम पर मैग्नेट हमने पढ़ा हुआ था अभी। इसका कलर कैसा होता है आपके पास, वायलेट कलर का, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। फेरस सल्फेट, जब उसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है तो कैसा होता है हमारे पास, लाइट ग्रीन। और यदि उसमें 7 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आ गए, 7 का मतलब हो गया हेप्टाहाइड्रेट। क्या, हेप्टा, HEPTA, हेप्टाहाइड्रेट। क्लियर है। तो यदि हमारे पास उसमें 7 आ गए, एक बार हम आपके पास यहाँ पर लिख दें, देख लो आप। तो यदि 1 होता है तो उसको हम बोल देते हैं क्या, मोनो। 2 होता है तो उसको बोलते हैं डाई या फिर बोल देते हैं बाई। 3 होता है तो क्या, ट्राई। 4 होता है तो हमारे पास टेट्रा या क्वाड बोल देते हैं। 5 हो गए तो पेंटा। 6 हो गए तो आपके पास हेक्सा। 7 हो गए तो आपके पास हेप्टा। 8 हो गए तो आपके पास ऑक्टा। और 9 हो गए तो नोना। और फिर यदि 10 हो गए तो डेका। क्लियर होते हैं भैया, और भी हैं बट आप इतने से मतलब रखो अभी आप, फिर आप बोलोगे सर बहुत पढ़ा देते हो आप। खैर आज का लेक्चर बहुत बड़ा हो गया ना, लेकिन आज टॉपिक भी बहुत अच्छे थे। बात समझ में आ रही, होपफुली आपको सारे समझ में आया हो। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, फेरस सल्फेट जब अकेला होता है, वाटर नहीं होता है तो लाइट ग्रीन, और जब वाटर आपके पास में आ गया तो फिर आपके पास हो गया बिल्कुल ग्रीन। नेक्स्ट आपके पास
फेरिक सल्फेट, फेरस और फेरिक में हमने बताया था कि फेरस जब होगा तो +2 होती है वैलेंसी, जब फेरिक होता है तो +3 वैलेंसी होती है। ये चीज़ बिल्कुल माइंड में रखनी है आपको। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, फेरिक सल्फेट है तो उसका कलर येलो हो जाएगा। फेरिक क्लोराइड है, फेरस क्लोराइड, तो येलो हो जाएगा। कॉपर कार्बोनेट, देखो सीधा सा लॉजिक हमने पढ़ा था, ग्रीन कलर होता है। जो आपके कॉपर यूटेंसिल्स होते हैं उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग फॉर्म होती है, तो वो उसी की तो होती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, ग्रीन कलर का हमारे पास, तो वही लिखा हुआ हमारे पास। तो कुछ चीज़ें तो आपको नॉर्मली याद होंगी। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट अभी पढ़ा के गए, ब्लू कलर का। फिर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, व्हाइट कलर का। क्लियर, बात समझ में आ रही? अभी बताया हमने कि जो एनहाइड्रस है ग्रेजुएट जिसमें वाटर नहीं है वो आपका व्हाइट कलर का होता है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो कॉपर सल्फाइड, ब्लैक कलर का, ये HOTS में यूज हुआ था जो हमने पहले चैप्टर के किए थे। कॉपर क्लोराइड येलो कलर का। फिर कॉपर ऑक्साइड ब्लैक, ये भी काफ़ी फेमस है। फिर आपके पास कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड। अच्छा देखो, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड का मतलब ये है कि Cu+ फॉर्म में +1 वैलेंसी है, और कॉपर सेकेंड का मतलब उसकी वैलेंसी +2 है। क्लियर, नेक्स्ट आपके पास देख लो, तो यहाँ से आपके पास लेड आयोडाइड, ये हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में, येलो कलर का। फिर लेड सल्फाइड ब्लैक। फिर आपके पास लेड सेकेंड ऑक्साइड, यहाँ पर भी वही लॉजिक, यदि लेड है आपके पास तो +2, और यदि लेड आपके पास ऑलमोस्ट फर्स्ट ऑक्साइड है तो +1। क्लियर है, तो उसके भी हम आपका फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देख लीजिएगा सिंपल सा लॉजिक, मर्क्यूरिक सल्फाइड, तो ये हो गया HgS, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO। नेक्स्ट आपका सिल्वर आयोडाइड AgI, ये आपका येलो कलर का हो गया। सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का, और लास्ट में आपका सिल्वर ब्रोमाइड, ये आपका येलो कलर का। तो ये तो कुछ सॉल्ट थे। अब ये सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये आपने पढ़े होंगे किसमें? यस, जो आपके पास है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, वहाँ पढ़े हुए हैं हमने। और जो ये Ag2S है ये हमने पढ़ा हुआ था टर्नसिंग में, जहाँ पर सिल्वर की टर्नसिंग थी, ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म हो रहा था Ag2S। सब कुछ है आपके पास। हम कह रहे हैं आपसे एक बार फिर से, लॉकडाउन है, बिल्कुल एकदम मन लगा के, एकदम तन से, बिल्कुल कायदे से बैठ करके ध्यान से पढ़ डालो। जो सब्जेक्ट आपके बिल्कुल हिट कर सकते हैं उनको क्लियर करो, और साल भर यदि आपकी वो सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट थे यदि वो क्लियर हो गए तो फिर अपना SST पढ़ो, फिर अपना इंग्लिश तैयार करो, फिर आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में जाओ। अब यदि साइंस नहीं तैयार होगी, मैथ नहीं तैयार होगी, तो फिर क्या आप SST क्या पढ़ोगे? फिर आप रात से साल भर चिल्लाओगे SST तैयार नहीं हो रही। तैयार तो होगी लेकिन टाइम चाहिए, उसमें रटना है, उसमें रट्टा मारना है, इसमें थोड़ा ना टाइम चाहिए आपके पास। अब बोलो सर SST का नॉलेज है, नॉलेज तो थोड़ा रखना ही पड़ता है कि कहाँ प्रॉब्लम होगी आपको। नोट है सबसे इंपॉर्टेंट इसका, ये आपके बहुत सारी डाउट्स क्लियर कर देगा। सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, जिंक, इनके जितने भी सॉल्ट्स होते हैं सारे क्या होते हैं? कलर वाइट कलर के होते हैं। क्लियर, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं इन 4 मेटल्स के, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? वाइट इन कलर होते हैं। और लास्ट में हमारे पास लिखा हुआ है ऑल अदर लेड, मर्करी, सिल्वर सॉल्ट्स एक्सेप्ट इन मेंशन्ड आर व्हाइट इन कलर, कि ये जो आपके पास यहाँ पर इन तीनों के सॉल्ट्स लिखे हुए, उनको छोड़ करके जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो सारे के सारे आपके पास व्हाइट कलर के होते हैं। तो ये था आपके पास सेकेंड चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एक टॉपिक पढ़ाया है, पूरा डिटेल से पढ़ाया है, कैसे भी रहा हो, डायग्राम के थ्रू कुछ भी करके हमने सारा पढ़ाया है। बात समझ में आ रही? अच्छे से पढ़ाया। तो आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। टाइम को यूटिलाइज करिए, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छे से पूरा ये चैप्टर तैयार करिए। फिर हमारे पास अगला जो वीडियो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इनके बोर्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के आएगा, बोर्ड टाइप क्वेश्चंस, केवल लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। और जब लॉन्ग आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, लॉन्ग में कितने सारे शॉर्ट लगे होते हैं, तो शॉर्ट भी तैयार हो जाएंगे। क्लियर, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि चैप्टर की थ्योरी अच्छे से आपको पता हो। तो अगला वीडियो आने से पहले यदि आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको उन क्वेश्चंस में अच्छे से आसानी रहेगी समझने में। क्लियर, सो टिल देन एंजॉय, बी मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड।